Unacademy. Let's crack it. आज हम एक अमेरिका केंद्रित दुनिया में रहते हैं। भारत, रूस और चीन की एक तिकड़ी इस केंद्रीकरण का विकेंद्रीकरण करना चाहती है। भारत चाहता है कि दुनिया अमेरिका केंद्रित ना रहे, सभी देशों के हक उन्हें मिले, सब देशों की आवाज उठे, किसी पर सैंक्शंस ना लगे और अमेरिका के दबाव में किसी देश को कोई फैसला न लेना पड़े। इसी प्रकार की एक दुनिया बनाने के सपने के साथ भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम उन्होंने ब्रिक्स रखा था। ब्रिक्स की कामयाबी इस बात से भी जाहिर होती है कि दुनिया के बहुत बड़े-बड़े देश और उनके राजनीतिक विश्लेषक इस बात से चिंतित हैं कि ये ग्रुप काफी बड़ा होता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है। हाल ही में जोहान्सबर्ग में इसकी मीटिंग हुई थी, इसमें कुछ फैसले लिए गए थे, वो फैसले हमारे लिए जानने ज़रूरी हैं कि वहाँ जो नतीजे निकल कर के आए, उसके बाद शायद हमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिल सकता है, जो अमेरिका केंद्रित नहीं, बल्कि भारत भी उसकी एक धुरी होगा। चीन और रूस और बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर भारत ऐसी ही एक नई प्रणाली बनाने पर काम कर रहा है। आज के इस संपादकीय समीक्षा में हम बात करेंगे उसी नई प्रणाली की। ब्रिक्स में कुछ नए देशों के शामिल होने की खबरें आई हैं, तो उसके मतलब क्या है, मायने क्या है, क्यों वो देश इस चौकड़ी में शामिल होना चाहते हैं और दुनिया में एक नया ऑर्डर स्थापित करना चाहते हैं। तो 5 देश पहले से हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स का पार्ट है, जैसे मैंने आपसे कहा। इसके अलावा 6 नए देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया है और ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है। कहा यह जा रहा था कि करीब 40 देश इच्छुक थे ब्रिक्स का हिस्सा बनने में, लेकिन केवल 22 देशों ने अपना फॉर्मल नॉमिनेशन इसके लिए फाइल किया था, उसके लिए अप्लाई किया था, जिनमें से 6 देशों को इसकी मेंबरशिप दे दी गई है। आपसी टाइज के साथ बात करके या जो देशों की ट्यूनिंग होती है आपस में, उसको ध्यान में रखते हुए 6 देश नए शामिल हो गए हैं। वो कौन से हैं? ईरान है, सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये वेस्ट एशिया के देश हैं। इसके अलावा इजिप्ट, इथोपिया ये अफ्रीका के हैं और अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका का एक देश है। तो ये 6 देश अलग-अलग कॉन्टिनेंट से ब्रिक्स का पार्ट हो गए हैं। उसके अलावा जो 5 देश परमानेंट मेंबर्स या कहेंगे जो उसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो तो उसमें एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। तो हमें बेसिकली ये समझना है कि ये किया क्यों गया है, इसका एक्सपेंशन क्यों किया गया है और इसका काम क्या होगा और ये कैसे साझेदारी को आगे बढ़ाएगा। और जो दुनिया यूएस से सेंटर्ड है, डॉलर सेंटर्ड है, उस डॉलर सेंटर दुनिया को कैसे रुपी सेंटर्ड बनाना है, रूबल सेंटर्ड बनाना है, येन सेंटर्ड बनाना है, कैसे उस दुनिया को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको कैसे तोड़ेंगे। वो जो मोनोपोली यूए की हो गई है हर देश के ऊपर, उसको कैसे तोड़ा जाएगा। यूएस से अपने अलग-अलग देशों के साथ एक नेटो नाम का संगठन बना के रहता है। फिर बाकी छोटे-छोटे देशों के साथ 4-5 देशों के अलग-अलग बहुत सारे ग्रुप्स उसने दुनिया में बना रखे हैं। तो वो अपनी बातें दुनिया के सामने अच्छे से रखता है। लेकिन बाकी देशों का क्या? बाकी देशों को अपने पावर से, अपने द्वारा कंट्रोल्ड संस्थानों से, मसलन वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसको हम आईएमएफ कहते हैं, इन संस्थानों के जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है यूएस से। मोनोपोली तोड़ने की जब बात आई तो ये देश इकट्ठा हुए। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना होती है, उसके बाद से लगातार इनकी मीटिंग्स होती रहती हैं। तो ब्रिक्स ने क्या काम किया है, कैसे मोनोपोली तोड़ेंगे, इस बात को समझते हैं कि कैसे तोड़ेंगे। अब आप समझ गए कि तोड़ना तो है, मोनोपोली तो तोड़नी है। कोई एक देश है जो दुनिया पर राज कर रहा है, उसको तोड़ना है। वो जब चाहे सैंक्शन लगा देता है, जब चाहे किसी का व्यापार रोक देता है, जब चाहे डॉलर फ्रीज कर देता है। तो ऐसी दुनिया में जब जहां देशों की सोवरेनिटी यानी कि उनकी संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब कि आप सर्वोच्च शक्ति हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं है। तो जब किसी देश की संप्रभुता के साथ इस प्रकार से मजाक बनाया जाता है, तो अपने-अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को बचाने के लिए, अपने-अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को बचाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को बचाने के लिए और लोगों की गरिमा को बचाने के लिए इस प्रकार के कदम ज़रूरी हो जाते हैं। तो कैसे तोड़ते हैं? देखिए ब्रिक्स ने पहले क्या काम किया है। ब्रिक्स ने सबसे पहले तो आईएमएफ का तोड़ निकाला है, जहां अगर कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस किसी देश के पास आ जाता है निकट भविष्य में, तो उस भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आईएमएफ पैसे देता है, लोन देता है, ग्रांट देता है, उसके नाम पर इकोनॉमी खुलाता है। फिर वहां पर यूएसए की कंपनियां जाकर के कब्जा कर लेती हैं उस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, पैसा बनाती है, वापस अमेरिका आता है। ये तो सिस्टम चल रहा था। तो ब्रिक्स ने क्या किया कि इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था, जिसमें रिजर्व अरेंजमेंट थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगर होगा तो उसको मैनेज किया जाएगा। आज तक करीब 96 प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं ये लोग और करीब $33 बिलियन इतनी मदद कर चुके हैं देशों की जहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। तो अब आप समझते हैं
कि दुनिया क्यों आ रही है ब्रिक्स के पास। क्योंकि या तो आप आईएमएफ के पास जाइए, या तो आप अमेरिका के पास जाइए, जहां आपको वो शर्तें मनवाएंगे, क्योंकि जहां मोनोपोली होती है वहां शर्तें मनवाई जाती हैं। आईएमएफ जो आपको कहेगा आपको अपनी इकोनॉमी में बदलाव करने होंगे, उसके बाद आप उनके अधीन रहेंगे, आपको शर्तें माननी होंगी। लेकिन अगर आपकी प्रॉक्सिमिटी में कोई ऐसा साथी है जो आपको मदद कर सकता है, आपको पैसे दे सकता है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ठीक कर सकता है, आपके साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद कर सकता है, तो क्यों नहीं आप उनके पास जाएंगे। इसलिए पूरी दुनिया अमेरिका के आधिपत्य से परेशान होकर, पश्चिम के आधिपत्य से परेशान होकर ब्रिक्स के पास आ रही है और एक नई साझेदारी में शामिल हो रही है। और बहुत संभावना है कि हम अपना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना देंगे जिसमें हम अमेरिका को साइड लाइन कर देंगे, अमेरिका को एक तरफ छोड़ देंगे, बाकी पूरी दुनिया अगर एक तरफ आ जाएगी तो महाशक्ति रहे ना रहे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो आईएमएफ की हमने बात की, जो वर्ल्ड बैंक है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये वेस्ट डोमिनेटेड हैं, यूएस से डोमिनेटेड हैं। उनके इशारों पर काम करती है, किस देश को कितना भाव देना है, किस देश को कितना मिट्टी में मिलाना है, वो कार्य ये इन संस्थाओं के जरिए वेस्ट करता है। लेकिन ब्रिक्स ने ये कहा कि भाई हमें वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना, वर्ल्ड ऑर्डर जो है चलता रहे, हमें काम करना है इंट्रा ब्रिक्स अप्रोच पर। यानी कि हम 5 लोग बैठे हैं, 6 और आ रहे हैं, बाकी धीरे धीरे आते रहेंगे। तो जितने भी देश बढ़े, हम उन पर ध्यान ना दें कि वो क्या कर रहे हैं, वो जो करना चाहते हैं करें। हमारी अप्रोच होनी चाहिए इंट्रा ब्रिक्स अप्रोच, यानी कि हम अपने देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करें, उनकी जहां मदद हो सकती है मदद करें, पैसे के जरिए मदद करें, लोन ग्रांट के जरिए मदद करें, या मिलिट्री एक्सरसाइजेस के जरिए मदद करें, या वहां कोई भी संकट होवे उसमें हमें आगे आना चाहिए। वेस्ट जो करता है करता रहे, आपको ग्रांट नहीं दे रहा, आप ब्रिक्स के पास आइए, ब्रिक्स से आपको ग्रांट मिलेंगे और वो सारे कार्य आप कर पाएंगे जो आपके लिए आवश्यक है। और एक थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव फेयरर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि प्रतिनिधि एक तो सब प्रतिनिधित्व एक तो सबका होना चाहिए, दूसरा साफगोई उसमें होनी चाहिए, किसी एक देश का एक मत होना आवश्यक नहीं है। कि मान लीजिए यूएस से अगर ये कहता है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, आप वहां अटैक नहीं कर सकते, आप अपनी सोवरेनिटी नहीं बचा सकते, तो ठीक है, लेट यूएस से अलोन, छोड़ दीजिए उनको, हम अपना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करेंगे जहां पर इनकी आवश्यकता नहीं होगी। तो जब ब्रिक्स एक्सपैंड हो ही रहा है, तो ब्रिक्स में अगर आप जाने तो करीब 46% दुनिया की आबादी रहती है, यानी कि आधी आबादी तो ब्रिक्स नेशन में ही रहती है। अब उसमें सोचिए ना, भारत है, चीन है, तो भारत और चीन तो मिला करके बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो जहां इतनी आबादी रहती है वहां कुछ तो खास होगा। इसके अलावा जो जीडीपी परसेंटेज है वो अभी तक 31.5% थी, जो टोटल वर्ल्ड की जीडीपी का पोर्शन है। आबादी तो 46% है और जीडीपी 31.5% थी, वो बढ़ के अब 6 देश नए आ गए हैं, 37% हो जाएगी, यानी कि दुनिया की लगभग लगभग 40% जीडीपी इन देशों के पास है। उसके अलावा जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो 23% ब्रिक्स नेशन करते हैं और इंपोर्ट 19% करते हैं, जो कि बढ़ जाएगा। इंपोर्ट तो बढ़ जाएगा आपका 23 से 3.60% बढ़ जाएगा, और एक्सपोर्ट जो है वो 19 से बढ़ करके 3% और बढ़ जाएगा, यानी कि 22% हो जाएगा, और ये हो जाएगा 26.7%। तो 26 तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, 22 इंपोर्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दुनिया भर की जीडीपी, वहां के रिसोर्सेज, सब कुछ है इन देशों के पास। इसके अलावा अगर ईरान, जैसा हम कह रहे हैं कि ईरान ब्रिक्स में शामिल हो रहा है, तो ईरान के आने से जो 90 मिलियन बैरल पर डे जो पूरी दुनिया ऑयल निकालती है, उसमें से 20% तो यही देश खपत कर देते हैं, है ना। सऊदी अरब से करीब 35% जो तेल आता है वो तो भारत और चीन में आता है। इसके अलावा रूस एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, रूस से भी बहुत तेल आता है। लेकिन एक नया काम होगा, देखिए इस साझेदारी से क्या होगा। ईरान पर आप जानते हैं न्यूक्लियर डील के कारण बहुत सारे उन पर सैंक्शंस हैं, समस्याएं हैं, यूएसए से उनके ताल्लुकात उतने बेहतर नहीं है जितने होने चाहिए। लेकिन ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, तो वो कितना कितना ही प्रोडक्शन कर पाते हैं, वो कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं, बस 40,000 बैरल पर डे। और दुनिया कितना करती है, दुनिया करती है एक दिन में, अभी आपको पीछे आंकड़ा बताया था, एक दिन में प्रोडक्शन करती है करीब 90 मिलियन बैरल्स का। तो कहां तो 90 मिलियन और कहां 40,000, इतना अंतर है दोनों देशों के बीच में। और जहां पर ऑयल है और वो जब मिल सकता है, चीन को मिल सकता है, भारत को मिल सकता है, तो सिर्फ हम अमेरिका के दबाव में, वेस्ट के दबाव में,
यूएसए के दबाव में हम उसको क्यों बंद कर दें, क्यों ना निकालें अगर हमें सस्ते दामों पर मिल रहा है। हम तेल लाते हैं कहीं दूर से, मान लीजिए सऊदी से भी अगर हम लेकर के आते हैं, हालांकि सऊदी तो ब्रिक्स का मेंबर बन जाएगा, बट स्टिल अगर हम सऊदी से भी तेल लाते हैं तो वो बहुत दूर से आता है। उसके बजाय ईरान थोड़ा पास है, चाबहार पोर्ट वहां भारत का है, तो क्यों नहीं भारत वहां से तेल मंगा सकता। इसी यही सिर्फ यही बात है कि वेस्ट डोमिनेटेड दुनिया नहीं होनी चाहिए, जो अमेरिका कहेगा वो नहीं चलेगी। हमने ब्रिक्स बनाए, 6 नए मेंबर ऐड कर रहे हैं, और हर उस देश को जो हमारे काम आ सकता है उसको हम इसमें ऐड करेंगे और अपना काम करवाएंगे। तो ईरान में 40,000 बैरल पर डे सैंक्शंस के बावजूद तेल निकलता है, उसको बढ़ा करके 2.2 मिलियन बैरल पर डे कर दिया जाएगा। अभी अगस्त में ये आंकड़ा है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उनको ब्रिक्स का होगा सपोर्ट। अब मानिए कि अमेरिका कहता है कि सैंक्शंस लगा रखे हैं, आप तेल नहीं निकाल सकते, तो गरीब देश है, छोटा देश है, आर्मी की कमी है, वो देश नहीं निकालेगा तेल, मान जाएगा डर से। लेकिन जब इतने बड़े बड़े देश साथ में खड़े होंगे, रूस खड़ा होगा, चीन खड़ा होगा, भारत खड़ा होगा, साउथ अफ्रीका है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, ये जब देश साथ खड़े होंगे तो यूएसए की हिम्मत नहीं होगी कि वो आकर के एक बार ईरान से ये बोले कि आप ऑयल प्रोडक्शन मत करिए। ईरान बोलेगा हम करेंगे, हम इंडिया को बेच रहे हैं, हम चाइना को बेच रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है। ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं। इसके अलावा जैसे सऊदी का हमने एग्जांपल लिया, तो सऊदी का 35% तो भारत लेता ही है। ईरान से जो भारत को या ब्रिक्स नेशंस को जो फायदा हो सकता है इंट्रा ब्रिक्स अप्रोच के तहत, उस पर हमने बात करी। इसके अलावा अगर बाकी देशों की बात करें, जैसे इजिप्ट और इथोपिया है, तो वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका और रेड सी में। इतने मेजर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, आप चोक कर सकते हैं वर्ल्ड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को पूरे को, अगर आपकी वहां पर प्रेजेंस है, अगर वो देश आपके साथी हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना है, तो वो लैटिन अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को थोड़ी सिस्टम से बाहर छोड़ सकते हैं। तो हर कॉन्टिनेंट में एक मेजर प्लेयर हमारे पास है। वेस्ट एशिया तो देखिए नॉर्मल हमारे साथ साझेदार होना ही चाहिए था, क्योंकि एशिया में है तो रूस है, और चाइना है, इंडिया है, और उसके अलावा जो वेस्ट एशिया बचता है उससे भी कंट्रीज होनी चाहिए, तो ये तो ग्रुपिंग होनी ही चाहिए। इसके अलावा सऊदी अरेबिया है, यूएई है, और अर्जेंटीना है। इन देशों का शामिल होना भारत के लिए बेहद जरूरी था, और इससे भारत को निश्चित तौर पर फायदा होगा। लेकिन अब देखिए, वेस्ट को इससे बहुत तकलीफ होती है। वेस्ट कहता है कि ये जो संगठन है ना, दिस इज जस्ट ए टॉक शॉप, कि बस ये लोग आ जाते हैं, बैठ लेते हैं, बात कर लेते हैं, करते कुछ है नहीं। क्या कर रहे हैं वो नैरेटिव तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये जताना चाह रहे हैं कि ये देश कुछ नहीं कर सकते, अमेरिका के बिना पूरी दुनिया कुछ नहीं है, हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती, हम दुनिया के बादशाह हैं, हमसे पूछ करके आप अपना तेल निकालेंगे, अपना एक्सपोर्ट करेंगे, अपने हथियार बनाएंगे। तो दुनिया कहती है कि ये तो मजाक चल रहा है। ये ऐसा आपको लगता है कि आपके सोचने से दुनिया चल रही है। दुनिया में और भी ग्रुपिंग्स बन सकती हैं, धीरे धीरे करके ब्रिक्स को एक्सपैंड करेंगे, और एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे जिसमें अमेरिका नहीं होगा, अमेरिका को बाहर रखेंगे, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे। कह रहे हैं कि अपनी करेंसी का इस्तेमाल करो। जो करेंसी यूज है ब्रिक्स की कंट्रीज में, ब्रिक्स नेशंस में, वो अपनी करेंसी का यूज करेंगे। भारत अपना रुपया यूज करेगा, चाइना अपनी करेंसी यूज करेगा, रशिया अपनी करेंसी यूज करेगा। क्यों हम डॉलर के ऊपर बेस्ड हैं? ताकि जब वो चाहे सैंक्शन लगा दे, जब वो चाहे अपने मूल्य परिवर्तन कर ले, वहां की अर्थव्यवस्था में अगर पत्ता हिलता है तो यहाँ पेड़ गिर जाता है भारत में। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये लोग कहते हैं वेस्ट वाले, इनसे बहुत दुखी होकर के, दिस दिस इज जस्ट अ टॉक शॉप। लेकिन ब्रिक्स वाले कहते हैं कि नहीं, आपको लगता है टॉक शॉप है, हम तो काम कर रहे हैं ना, हम तो डिलीवर कर रहे हैं, हमने एनबीडी बना दिया, इतने सारे नेशंस को साथ ले आए, आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन आपको चोक कर देंगे हम। तो ये सिर्फ एक नैरेटिव नहीं है। जैसे जैसे करेंसी का लोकल यूज बढ़ेगा, वैसे वैसे दुनिया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में डॉलर से दूर जाएगी, और जैसे ही पता चलेगा कि डॉलर से दूर दुनिया जा रही है, हर वो देश जो त्रस्त है अमेरिका की इस व्यवस्था से, वो ब्रिक्स के साथ शामिल होगा। हम एक नई ग्रुपिंग बनाएंगे, और शायद आने वाला भविष्य अमेरिका केंद्रित नहीं होगा। ठीक है, इसके ये मायने हैं। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, प्रॉब्लम बढ़ाता है। यूएसए प्रॉब्लम बढ़ाता है। मसलन जैसे सीरिया है, यमन है, पैलेस्टाइन है, अरब पीस इनिशिएटिव है, न्यूक्लियर अरेंजमेंट है, और जो ये सारी चीजें हैं, यहाँ जो यूनाइटेड नेशंस की समस्याएं हैं ब्रिक्स में, यूनाइटेड नेशन में जो भी समस्या है ब्रिक्स उनको डील करते हैं। ये सारे देश हैं जिनकी समस्याओं के साथ जिनकी समस्याओं पर बात की जाती है। उसके अलावा जो यूक्रेन वॉर है,
उस पर बात की गई, और जहां जहां सैंक्शंस लगे हैं यूएसए के द्वारा, उनको चैलेंज करने के लिए बातचीत की जाती है। तो अब आप समझिए, वेस्ट के आलोचक जो कहते हैं कि सिर्फ टॉक शॉप है, बैठ के बात करने की दुकान है, नहीं है बैठ के बात करने की, काम कर रहे हैं। दीज गाइज मीन सीरियस बिजनेस। ठीक है, ये अपने देशों में चाहे कैसे भी तानाशाह हुए, लेकिन अमेरिका का विकेंद्रीकरण करने के लिए ये लोग हमेशा तैयार रहे हैं, और अब भी वही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आउटलुक क्या है इसका? रीजनल और ग्लोबल अफेयर कैसे इससे बदलेंगे, कैसे इससे फायदा होगा, भारत को क्या मिलेगा, ब्रिक्स नेशंस को क्या मिलेगा, वो थोड़ा सा और देख लेते हैं। आपको अगर ये मेंस में कहीं आए तो इसको आप एज अ रेफरेंस जरूर यूज करिएगा। ठीक है, तो वेस्ट एशिया तो नेचुरली आता है, जैसा हमने कहा वेस्ट एशिया में है, तो ईरान इसमें से आ गया। पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक आउटव्यू है, वो तो एशिया के साथ लगती इकोनॉमी से है ना। अब ईरान चाहे कि अगर अमेरिका के साथ टाइज वैसे करके वहां से पैसा बनाए, तो वो बहुत मुश्किल काम है। भारत से बना सकता है, भारत बहुत बड़ा मार्केट है, वहां अपना ऑयल बेच सकता है, प्रोडक्ट्स बेच सकता है, भारत के बंदरगाह का यूज कर सकता है अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, और अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सकता है विदाउट किसी के दबाव में आए, या किसी को ये कहे कि हम आपकी जी हुजूरी करते नहीं करते। इंडिपेंडेंट नेशन है, इंडिपेंडेंटली वो लोग काम करना चाहते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब जो है, वो एक समझदार पार्टनर है। उन्होंने क्या किया कि जिन जिन देशों के साथ अपने मसले थे वो धीरे धीरे सुधारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि ये सारे जो काम है ये अमेरिका के दबाव में हो रहे हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, उनसे जिनकी लड़ाई है, उनसे जिनके मतभेद हैं। तो उन्होंने समझा कि अमेरिका के पास जाने से अच्छा है कि हम अपने सारे मसले अपने पड़ोसी देशों के साथ सुलझा लें। तो उन्होंने तुर्की से बात करनी शुरू की है, उन्होंने कतर के साथ अपनी बातचीत ठीक कर ली है, और ये जो डील है ये चीन ने करवाई थी इस साल मार्च में। आपको अगर याद हो, हमने इसकी बात की थी। तो यूएई अपने रिश्ते सुधार रहा है, ईरान अपने आप को वहां देख रहा है जहां वो देखना चाहता है, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है। धीरे धीरे अर्थव्यवस्थाएं जो है इलेक्ट्रिक पर और नॉन फॉसिल फ्यूल्स पर ट्रांसफर हो जाएंगी। तो ऐसे में बहुत कम समय बचा ईरान के पास अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, उसके पास पैसा आने के लिए। तो वो क्यों नहीं इसका फायदा उठाना चाहेगा। ठीक है, इसके अलावा यूएई जो है वो एक बहुत मेजर कंट्री है गल्फ में, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, ये वाला जो इलाका है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो इरिट्रिया और इथोपिया भारत के साथ आ रहे हैं, वो नेशंस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पॉइंट्स के हिसाब से महत्वपूर्ण है। जो मोरीबंद नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी है, चाबहार पोर्ट है, इसके रिवाइवल पर काम किया जाएगा। चाबहार पोर्ट इज फुली फंक्शनल, बट जो मोरीबंद प्रोजेक्ट है उस पर काम करने की आवश्यकता है, तो यहां आकर के वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की आवश्यकता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की आवश्यकता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि जो हम फैसला करना चाहें वो फैसला हम कर लें, हम अमेरिका के बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम करना चाहें। जैसे कोई नया देश अगर एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है, कोई नया देश अगर किसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, कोई रूस से खरीद रहा है, तो दो देशों की लड़ाई है। जो देश लड़ रहा है वो इतना सक्षम तो है ही कि उसे ये पता हो कि किसे कितना क्या बेचना है। तो अगर वो बेच रहे हैं, तो कोई तीसरा देश आकर के उस पर सैंक्शन लगाए, तो उसे कैसा लगता होगा? भले ही रूस गलत हो, भले ही रूस गलत कर रहा हो, गलत उसकी विचारधारा हो, जो हो, लेकिन जब कोई देश लड़ रहा है, जब दो देशों में मल्ल युद्ध हो रहा है, तो तीसरा देश आकर के थोड़ी बताएगा कि आप ये मत बेचिए, आप वो मत बेचिए। तीसरे को ये जाके कहे कि आप हमारे हमसे अगर ग्रांट चाहिए, फंड चाहिए, तो रूस से कुछ मत खरीदो। दिस इज इलॉजिकल नॉनसेंस। ठीक है, तो जो ब्रिक्स की साझेदारियां हो रही हैं, इसको कहा जा रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है, और हो भी सकता है। देखना पड़ेगा कि ये कितना मॉडर्न जो पॉइंट है वो होता है। चलिए, सवाल है आज का, एक हालिया मीडिया रिपोर्ट में ब्रिक्स जोहानिसबर्ग शिखर सम्मेलन को आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया गया है, विश्लेषण करें। तो बताइए कि क्यों इसको मॉडर्न टर्निंग पॉइंट कहा गया है। अभी हमने बात करी, तो वो सारे पॉइंट्स आप लिस्ट आउट करेंगे, और इसका उत्तर 150 शब्दों में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आपसे अगले संपादकीय समीक्षा में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दिया करें, कमेंट करके बताएं आपकी राय, सुझाव, प्रतिक्रिया। आपसे मिलते हैं अगले संपादकीय समीक्षा। थैंक यू।